नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। बुलेटिन में आज बात होगी कोरोना वायरस से पैदा हुई महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ। इस बैठक पर होगी हमारी नजर। इसके साथ ही बात करेंगे कैबिनेट के उन अहम फैसलों की जिसके जरिए किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कैबिनेट के इन अहम फैसलों पर विस्तार से डालेंगे नजर। साथ ही बात होगी देश और दुनिया की अहम खबरों की। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना वायरस से पैदा हुई महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार वर्चुअल शिखर बैठक के जरिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये वार्ता होगी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ। दोनों नेताओं के बीच ये अहम वार्ता इसी साल 13 जनवरी को होनी थी, लेकिन वार्ता नहीं हो पाई। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच मई में वार्ता प्रस्तावित थी, लेकिन वो भी कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता होगी। इस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सकारात्मक चर्चा होगी। दोनों देश एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारत में खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। उसमें अगर मैं बताऊं तो एक होगा फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट की बात, रेयर अर्थ एलिमेंट की बात, उसके अलावा रेयर मिनरल्स की बात होगी और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सामुद्रिक क्षेत्र में एक अहम ताकत के रूप में चिन्हित किया है और वो कहता है कि भारत उनका फ्रंट रनर पार्टनर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंध लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। व्यापार और निवेश संबंधों को दोनों देश और ज्यादा मजबूती देना चाहते हैं। दोनों देशों का लक्ष्य व्यापार को 10 गुना बढ़ाने का है, जो फिलहाल 21 बिलियन डॉलर के आसपास है। दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है और रक्षा संबंध इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों देशों के बीच अभी जो रणनीतिक भागीदारी है, इस शिखर सम्मेलन के बाद वो कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल जाएगी, जो पहले से और ज़्यादा गहरे रिश्ते को उजागर करता है। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में दोनों देश G7 के विस्तार में भी शामिल होने वाले हैं। दोनों देश क्वाड के सदस्य हैं और 2+2 की व्यवस्था भी है, जिसमें कि दोनों देशों के फॉरेन और डिफेंस सेक्रेटरी आपस में मिलकर बात करते हैं। समझा यह जाता है कि इस शिखर सम्मेलन के बाद 2+2 जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल का है, डिफेंस सेक्रेटरी लेवल का है, वह फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर लेवल का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया भारत को संभावनाओं और ऊर्जा से भरे हुए देश के रूप में देखता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पेंशन फंड से $1 बिलियन का निवेश किया है। ऑस्ट्रेलिया चीन से अपने उद्योगों को हटाकर अब भारत की तरफ देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सही मायने में बहुआयामी है। साझा हित और साझा मूल्य भविष्य में संबंधों को आगे बढ़ने और बेहतर होने की उम्मीद पैदा करते हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और प्रधानमंत्री की इस पहली वर्चुअल शिखर बैठक पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन। उनसे बातचीत करेंगे। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की ये पहली वर्चुअल शिखर बैठक है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ। मौजूदा स्थिति में देश और दुनिया में जिस तरह के हालात हैं कोविड-19 के कारण और जिस तरह से अर्थव्यवस्था को भी धक्का लगा है, इस बैठक में किन अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है? बिल्कुल सही कहा आपने अमृता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें शिखर वार्ता में तो भाग लिया है, लेकिन द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर वार्ता में अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग नहीं लिया है। लेकिन इसकी संवेदनशीलता काफ़ी अहम होती है, तो कह सकते हैं कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि सिंगापुर के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वर्चुअल शिखर वार्ता की है और कहा है कि वो काफ़ी सफल रहा था। तो आज जो होना है, आज 11 बजे के करीब वर्चुअल शिखर वार्ता होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ। और उसमें जैसा कि होता है आमतौर पे दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपस में पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे, उसके बाद उन दोनों के साथ प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हो जाएगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन में ही, और कुछ समझौते पे भी
हस्ताक्षर होने की संभावना है, वे समझौते तकरीबन तय हो गए हैं, जिसमें कि खास तौर पे लॉजिस्टिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा दिया जा सकता है, इसे लेकर फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट, रिसर्च, उसके अलावा रेयर अर्थ, मिनरल्स, इन सारे में समझौते होने की संभावना बन रही है। लेकिन जो एक और अहम बात है कि पूरे विश्व की अभी जो स्थिति है, उस विश्व की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया ने सवाल उठाया था कि जिस तरीके से कोविड-19 का फैलाव चीन से पूरी दुनिया में हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए, और चीन ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी और धमकी दी थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो टैरिफ लगाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त जो हैं यहाँ पे दिल्ली में, उन्होंने हमें बताया कि अगर चीन ऐसा करता है तो WTO में जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और निश्चित तौर पे WTO में अगर जाएगा तो भारत, अमेरिका, अन्य देश जो हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया को समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पोस्ट कोविड पीरियड में किस तरीके से पूरी दुनिया के व्यापार को, सप्लाई चेन को पटरी पे लाया जाए और किस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, इस पे बात होगी। उसके अलावा अगर टकराव की कोई स्थिति बनती है पोस्ट कोरोना पीरियड में, तो उस पर दोनों देश किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक में कि हिंद प्रशांत जो इलाका है उसमें किस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम कर सकते हैं, ताकि जो उस इलाके के जो देश हैं वो लगातार चीन की धमकियों के संत्रास में नहीं रहें। और जो सबसे अहम बात, जो आखिरी बात कह सकते हैं कि ये है कि किस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने सहयोग को और आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें खास तौर पे जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, इस पे बातें होंगी। जी अमृता। जी बिल्कुल अखिलेश सुमन, महत्वपूर्ण है ये बैठक, और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए इस बैठक में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे उस पर हम सभी की नजर होगी। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ कोविड-19 महामारी के मुद्दे पर चर्चा की और उन्हें स्वास्थ्य संकट से निपटने में चिकित्सा सहायता सहित भारत का सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ कोविड-19 की स्थिति पर अच्छी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा और उनका ध्यान रखने के लिए मोजाम्बिक के राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को कहा कि भारत ने कोविड-19 के प्रयास को रोकने के लिए ठोस प्रयास किया है और इसके फैलाव को रोकने में काफी हद तक सफल रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जॉर्जिया के राष्ट्रपति सालोम जुराबिशविली के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कहा कि भारत इस महामारी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने में अग्रणी रहा और अब तक 150 से अधिक देशों को चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाई गई। दोनों नेताओं ने जोर देकर कहा कि वैश्विक समुदाय को आर्थिक विकास को गति देने के लिए मिलकर काम करना होगा। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ऐसे कई अहम फैसले लिए हैं जिससे उनकी सालों से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। हफ्ते भर में दूसरी बार हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन समेत कई फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई, जिसमें किसानों के हितों से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश से देश वन नेशन वन मार्केट की दिशा में आगे बढ़ेगा। किसानों की सुविधा के लिए पर्यावरण नियामकों को भी इसके तहत आसान बनाया गया है। इससे ज्यादा कीमतों की गारंटी पर कृषि उपज किसानों को बेचने की आजादी मिली है। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए। अब किसान को तय प्लान के अनुसार वो निर्यात कर सकता है, भंडारण कर सकता है, ये सब सहूलतें उसको मिलेगी। और केवल जब बहुत ही विशेष आपदा होगी, कोई प्राकृतिक आपदा आई या अत्यधिक महंगाई हो गई या कोई युद्ध हो गया, इस तरह का कोई कारण है बड़ा, तो ही
ये बंधन फिर लग सकते, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए किसानों की ये मांग 50 साल से थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई थी, आज ये पूरी हुई है। किसानों के हित में लिए गए कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए अब उन्हें अपने राज्य के बाहर भी फसलों को बेचने की इजाजत दे दी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में इस बदलाव के साथ ही किसानों को आजादी मिल गई है। किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह, कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहाँ से माल खरीदेगा। मंडी की परिधि के बाहर पूरा ट्रेड एरिया होगा जहाँ पर ट्रेड हो सकती है, और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स किसी सरकार का नहीं होगा, कानूनी बंधन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों और विभागों में शक्ति प्रदत्त सचिव समूह के गठन को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किए जाने को भी मंजूरी दी है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंत्रिमंडल के फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने लिखा कि फसलों की खरीद बिक्री को लेकर सभी बंदिशों को हटा दिया गया है, जिससे किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई और अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि सरकार के इन फैसलों से न सिर्फ अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से कृषि क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा। उन्होंने लिखा कि कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री की बाधाएं दूर होने से वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट का सपना साकार होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि सरकार के फैसलों से किसानों को उत्पादन से पहले ही मूल्य आश्वासन की गारंटी उपलब्ध होगी। उन्होंने लिखा कि कृषि सेवाओं के कॉन्ट्रैक्ट से न केवल किसानों को अत्याधुनिक जानकारी मिलेगी, बल्कि उन्हें तकनीक और पूंजी की सहायता भी मिलेगी। इसके जरिए अन्नदाताओं का सशक्तिकरण और संरक्षण भी संभव होगा। ट्विटर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल के फैसलों को ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। उन्होंने लिखा कि 5 दशक से लंबित आवश्यक वस्तु अधिनियम से संशोधन एक देश एक कृषि बाजार जैसे निर्णय अन्नदाता सुखी भवा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर स्थापित कंट्रोल रूम ने 1 महीने से अधिक समय में 11,000 से अधिक लोगों को पुनर्स्थापित करने समेत कई तरह की मदद पहुंचाई। ये नियंत्रण कक्ष लोकसभा सचिवालय में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खोला गया है। इसका काम उनके पुनर्वास के लिए सांसदों और विधायकों के प्रयासों का समन्वय करना है। 27 अप्रैल को इसकी स्थापना से मई अंत तक इसे 1,000 अनुरोध मिले। इस दौरान कंट्रोल रूम ने 11,000 लोगों की मदद की है। 21 अप्रैल को विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कंट्रोल रूम खोलने का फैसला लिया था। और इसी के साथ यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। Launched on April 2nd, 2020, Arogya Setu app empowers Indian citizens in the fight against COVID-19.
It enables people to assess themselves against the risk of catching coronavirus infection. Arogya Setu became the world's largest contact tracing app in 40 days, having 11.69 crore registered users. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आइए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी किया। इसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण घर में रह रहे विद्यार्थियों को अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से सार्थक शैक्षिक गतिविधियों में शामिल करना है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि ये कैलेंडर रुचिकर तरीके से पढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधनों और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में शिक्षकों का मार्गदर्शन करेगा। छात्र, अभिभावक और शिक्षक घर पर रहते हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐसे बच्चों का भी ख्याल रखा गया है जिनके पास फिलहाल स्मार्ट मोबाइल फोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐसे में शिक्षकों से ये कहा गया है कि वो ऐसे छात्रों को फोन या SMS के जरिए मार्गदर्शन करें। इस कैलेंडर से दिव्यांगों सहित सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसमें ऑडियो बुक, रेडियो प्रोग्राम और वीडियो प्रोग्राम के लिंक शामिल होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को कोरोना के इलाज में परीक्षण के तौर पर फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के क्लिनिकल परीक्षण फिर से शुरू होंगे। इससे पहले संगठन ने इस दवा को खतरनाक बताते हुए इसके परीक्षण पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोरोना के इलाज में इस दवा के इस्तेमाल पर जोर देने के बाद इसकी मांग दुनिया भर में बढ़ गई थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कोरोना वायरस से मेडिकल कर्मचारियों को बचाने के लिए नए तरीके का PPE किट तैयार किया है। इस PPE किट के अंदर 500 ग्राम का छोटा बैकपैक होगा जो पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम के जरिए पसीने से तरबतर आदमी को आराम देगा और ठंडा रखेगा। DRDO के अधिकारी के मुताबिक समरू पैक नाम से ये उत्पाद अस्पतालों में लंबे समय तक PPE कवर पहनने वाले मेडिकल कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित होगा। इससे पहले DRDO ने ऐसी किट बनाई थी जिसे 10 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले सिर्फ एक PPE किट को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। भारत में फरवरी 2020 से पहले स्टैंडर्ड PPE किट की नहीं बनती थी, लेकिन कोरोना वायरस का कहर बढ़ने लगा तो भारत भी इससे मुकाबले की तैयारी में जुट गया। मार्च के महीने में भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन से PPE किट बनाने की हरी झंडी मिल गई। भारत ब्रिटेन की अगुवाई वाले ऑनलाइन वैश्विक टीका सम्मेलन में आज हिस्सा लेगा। कार्यक्रम की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। सम्मेलन के आयोजकों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधियों का दल ऑनलाइन या पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेशों के जरिए इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा इसमें कम से कम 35 राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का मकसद वैक्सीन अलायंस गावी के लिए $7.4 अरब रकम जुटाना है। यह आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करने के अतिरिक्त संसाधन के जैसा है। दक्षिण एशिया और कॉमनवेल्थ के लिए ब्रिटेन के मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद ने कहा कि भारत से हमें बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। गावी में भारत की भागीदारी और कोरोना वायरस की टीके को समर्थन को किसी भी तरह से कमतर नहीं आंका जा सकता और हम साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये तथ्य है कि दुनिया भर के टीकों का 50% उत्पादन भारत में होता है, जो इसे उस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाता है। वैक्सीन अलायंस गावी संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक संगठन है जो दुनिया भर में टीकाकरण का समन्वय करता है। सरकार ने भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला किया है। इनमें कारोबारी, पेशेवर लोग, शोधार्थी, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी विशेषज्ञ और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। सरकार ने निश्चित श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट संबंधी मामले पर विचार किया और उन्हें अनुमति देने का फैसला किया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इन विदेशी नागरिकों को भारतीय दूतावासों से नया बिजनेस वीजा या रोजगार वीजा लेना होगा। खेलों के लिए भारतीय दूतावासों से जारी B3 वीजा को छोड़कर वैध दीर्घावधि मल्टीपल एंट्री कारोबारी वीजा धारक विदेशी नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिजनेस वीजा लेना होगा। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे विदेशी नागरिकों को पहले प्राप्त किए गए किसी इलेक्ट्रॉनिक वीजा के आधार पर भारत यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे भारतीय नागरिकों के कौशल का आंकलन करने और उनको रोजगार उपलब्ध कराने में मदद के लिए उनका डेटाबेस बनाने की दिशा में पहल की है। कौशल संपन्न श्रमिक डेटाबेस यानी स्वदेश नाम की ये पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल है। कौशल संपन्न श्रमिक डेटाबेस यानी स्वदेश का लक्ष्य घरेलू और विदेशी कंपनियों की श्रम शक्ति की मांग को पूरा करने के लिए कौशल संपन्न और अनुभवी नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है। इस डेटाबेस में एकत्र जानकारी कंपनियों के साथ साझा की जाएगी ताकि इन लोगों को उपयुक्त रोजगार प्राप्त हो सके। इसके लिए विदेशों में लौटे नागरिकों को ऑनलाइन स्वदेश कौशल कार्ड भरना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार विदेशों में फंसे नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और नौकरियां जाने से उन्हें हो रही परेशानियों को दूर करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेश डेटाबेस से विदेशों से लौटे भारतीय नागरिकों को देश में उनके कौशल के अनुरूप नौकरियां दिलाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि वो 75 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स अमेरिका और कनाडा के कुछ चुनिंदा डेस्टिनेशंस पर भेजेगा। ये फ्लाइट्स वंदे भारत मिशन के तहत 9 जून से लेकर 30 जून के बीच उड़ान भरेगी। इन फ्लाइट्स के लिए बुकिंग 5 जून को शाम 5 बजे से शुरू होगी, जो एयर इंडिया की वेबसाइट के जरिए की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक जो लोग अमेरिका और कनाडा यात्रा करना चाहते हैं उन्हें पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जिसके बाद उनकी टिकट बुक होगी। उन्होंने कहा कि ये 75 फ्लाइट्स न्यूयॉर्क, नेवार्क, शिकागो, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर और टोरंटो जैसे डेस्टिनेशंस पर जाएगी। भारत में 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा अभी बंद है और अभी आगे भी ये बंद रहेगी जब तक कि अगला आदेश नहीं आ जाता। सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत 7 मई को ही की थी। इसके तहत स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जाती है जिनसे विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाता है। ये पहली बार है कि जब विदेशों के लिए फ्लाइट्स चलाई जा रही है जिनसे लोगों को भेजा जाएगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अब विमान, ट्रेन या बस से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों के लिए होम क्वारंटीन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी है। एक आदेश में सभी जिलाधिकारियों को नियम के क्रियान्वयन पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव की ओर से जारी आदेश में ये कहा गया कि हवाई अड्डा, रेलवे और परिवहन विभाग यात्रियों की जानकारी हर रोज राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को सौंपेंगे। इस बीच दिल्ली सरकार ने महानगर में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और महामारी से लड़ने और अस्पतालों में तैयारियों पर नजर रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के शव प्रबंधन के लिए भी निर्देश जारी किए। आदेश के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु अगर अस्पताल में होती है या उसको मृत लाया जाता है तो अस्पताल 2 घंटे के भीतर शव को मुर्दाघर में भेजेगा। अस्पताल दाह संस्कार का दिन, समय और जगह इस तरह से तय करे कि परिवार वालों को कम से कम 24 घंटे मिल जाए। अगर कोरोना पॉजिटिव संदिग्ध का अज्ञात या लावारिस शव मिलता है तो दिल्ली पुलिस 72 घंटे के भीतर सभी कानूनी कार्रवाई पूरी करे और फिर अगले 24 घंटे के अंदर प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कर दे। इसमें यह भी कहा गया कि किसी भी अधिकारी की गलती पाए जाने पर उस इलाके के डीएम संबंधित व्यक्ति के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई करेंगे। अमेरिका और दुनिया भर में कोविड-19 की बढ़ती चुनौती को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत समेत दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों से कोरोना से लड़ने में सहयोग को लेकर बातचीत की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इजराइल और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के विदेश मंत्रियों से बातचीत की और कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ते रहने की अहमियत पर चर्चा की। बातचीत में इकॉनमी खोलने और गलत सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए आपस में सहयोग को जरूरी बताया गया है। साथ ही भविष्य में ऐसी किसी महामारी से बचने के लिए कदम उठाते रहने की जरूरत पर भी बातचीत की गई। चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा लगभग टल गया है। निसर्ग के केंद्र बिंदु में लैंडफॉल का चरण पूरा हो गया है। चक्रवात निसर्ग बुधवार को मुंबई के करीब तक पहुंचा, लेकिन महानगर को इससे ज्यादा प्रभावित वो नहीं किया और कमजोर पड़ गया। हालांकि इसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हुए। इसकी तीव्रता भी कम हो गई।
तटीय इलाकों से टकराने के बाद तूफान की रफ्तार कम हो गई, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कई जगह पेड़ गिरने और छतों के उड़ने की खबरें आईं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम काम पर जुटी है। वहीं कुछ जगह मोबाइल नेटवर्क भी खराब हो चुके हैं, उनमें खराबी आई है। तूफान के गुजरने के बाद फिलहाल बारिश जारी है। निसर्ग से पहले देश के पूर्वी तट पर आए अम्फान तूफान ने बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई थी। एक पखवाड़े के अंदर देश में दूसरी बार समुद्री चक्रवाती तूफान आने की पहली घटना है। हालांकि सरकार, मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की मुस्तैदी की वजह से इन तूफानों से होने वाले नुकसान को काफी कम किया जा सका। ये एक अच्छी खबर है कि जो सीवियर साइक्लोन निसर्ग अभी धीरे धीरे वीक हो रहा है और एक मार्जिनल साइक्लोन जैसे अभी है, इसका विंड स्पीड 65 to 75 kmph है। इसका ज़्यादा डैमेजिंग पोटेंशियल नहीं है। इसके सिर्फ ट्री ब्रांच कहाँ ऐसे ब्रेकिंग हो सकता है, मगर ये जो विंड स्पीड है ये सिर्फ पुणे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया में होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद ये वीक हो जाएगा, एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा और फिर नेक्स्ट 6 आवर्स में एक डिप्रेशन हो जाएगा एंड ये नॉर्थ ईस्टवर्ड गति करते साउथ एमपी तक जाकर ये वीक हो जाएगा। ओडिशा के तटीय इलाकों में 20 मई को आए भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम ओडिशा पहुंच गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री प्रकाश की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय दल अलग अलग समूह में तूफान पीड़ित बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों का दौरा कर रहा है। ये दल राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगा और केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 21 मई को तूफान पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा को 500 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि केंद्रीय टीम की ओर से नुकसान का विस्तृत आकलन करने के बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर और केंद्रीय मदद मुहैया कराई जाएगी। केरल के पलक्कड जिले में पिछले महीने एक गर्भवती हथिनी की निर्मम हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच केरल सरकार ने इस मामले की जांच वन्यजीव अपराध जांच दल से कराने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस को घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया। हथिनी ने साइलेंट वैली जंगल में पटाखों से भरा एक अनानास खा लिया था, जो उसके मुंह में ही फट गया और करीब 1 सप्ताह के बाद उसकी मौत हो गई। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों में बौद्ध स्मारकों को नष्ट किए जाने और धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सरेआम रौंदे जाने पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बौद्ध पुरातात्विक स्थलों में तोड़-फोड़ और उनके विरूपित और नष्ट करने की मीडिया की खबरों पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस बारे में भारत की गहरी चिंता से पाकिस्तान सरकार को अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर कहा कि वो अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करे और वहां रहने वाले लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के घोर उल्लंघन को बंद करे। साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान वहां रह रहे लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बंद करे। अमेरिका में अश्वेत नागरिक की मौत के बाद हुई हिंसा से पैदा हुए हालात के बीच सेना तैनात करने के फैसले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख थोड़ा नरम दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हिंसा रोकने और कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए सेना की ही तैनाती की जाए। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान तब आया जब अमेरिकी सरकार में ही कुछ लोगों ने सेना तैनात करने के फैसले के बाद विरोध जताया। अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना सबसे आखिरी विकल्प है और अमेरिका में अभी इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अमेरिका में हुए इस विरोध प्रदर्शन का असर दूसरे देशों में भी देखा जा सकता है। लंदन समेत कई देशों में लोगों ने रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन किया। खेल मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 22 जून तक बढ़ा दी है। साथ ही कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में प्रस्तावक मिलने में होने वाली मुश्किलों के मद्देनजर खिलाड़ियों को स्वयं के नामांकन की अनुमति भी दी गई। नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का बुधवार को आखिरी दिन था, लेकिन समय सीमा बढ़ा दी गई। मंत्रालय ने कहा कि पुरस्कार योजना में अधिकारियों या व्यक्तियों की अनुशंसा पर भेजे गए आवेदक ही जमा करने का नियम खत्म कर दिया गया है। फॉर्म में इस हिस्से को खाली छोड़ा जा सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। दीजिए इजाजत। नमस्कार।